तो लास्ट क्लास में जो हमने शुरू किया था एक एनोड रेज के लिए शुरू किया था। जो एनोड रेज होती हैं ये एनोड रेज कैथोड ट्यूब में ही प्रोड्यूस होती हैं। जो कैथोड ट्यूब थी हमारी, इस कैथोड ट्यूब में ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये हमारी दूसरी एक। इसमें हमने क्या किया, इसको पोरस कर दिया, होल्स कर दिए इसमें। तो पूरा प्रोसीजर रिकॉल करो एक बार पिछली क्लास का। जो हमारे पास कोई एटम होता था, इस एटम के आयोनाइजेशन हो जाते थे हाई वोल्टेज पर, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता था, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाता था न्यूक्लियस। अब दैट मींस कैथोड ट्यूब में दो चीजें हैं, एक नेगेटिव पार्ट है एक पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट किधर रन करेगा? वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा। पॉजिटिव पार्ट किधर रन करना चाहिए? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन किधर रन कर रहे हैं? इस साइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ रन कर रहे हैं। इस बार हमने क्या किया, इस बार इस नेगेटिव प्लेट में होल्स कर दिए। होल्स करने पर क्या हुआ, ये ट्रैवल करके पार निकल गई एक्सेलरेशन की वजह से, और यहां ग्लास से जाकर के जब टकराई तो रेड ग्लो आया। ग्लास पे आया रेड ग्लो, खुद ये रेड नजर नहीं आ रही है, खुद तो इनविजिबल रेज हैं। इनको नाम दिया गया कि ये एनोड रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं। इन रेज का आइडिया दिमाग में इस तरह से आया था गोल्डस्टीन के। उसने सोचा जब कोई नेगेटिव पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है न्यूट्रल से, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगा। जब नेगेटिव पार्ट प्रोड्यूस हुआ तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगा। ये सोचते हुए उसने इस नेगेटिव प्लेट में होल्स किए थे। फिर जब आगे एक्सपेरिमेंट किए तो उसको पता चला कि ये पॉजिटिव पार्ट जो था, अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये प्रोटॉन होगा, और उसका मास मेजर किया गया और इसके लिए चार्ज मेजरमेंट किया गया। चार्ज जो आया वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आया, लेकिन इस पर पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रेशो जब चेक की गई तो E/m रेशो फॉर दीज रेज was smaller than that of electrons। ये पहला एक डिफरेंट पॉइंट था। E/m रेशो मतलब E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, दूसरा E/m फॉर प्रोटॉन। मतलब पॉजिटिव चार्ज रेज, ये जो प्रोटॉन है इसका मास क्योंकि ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का मास अभी आपको ये बताया मैंने, ये प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन का मास अगर मैं रखता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये बहुत ज्यादा है भाई। ये 10,000 गुना ज्यादा है इससे, अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स ग्रेटर। इतना ज्यादा, ये -27 ज्यादा हो गया, -31 कम है ये मास। तो अगर ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ई दोनों का सेम है, दोनों के लिए ई मास देखो, चार्ज देखो, सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज दोनों का सेम है। नीचे वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कम है, इसकी ज्यादा है। जब ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो E/m की वैल्यू
पॉजिटिव रेज के लिए मींस प्रोटॉन के लिए कम आ जाएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये वाला पॉइंट काम का पॉइंट है। E बाई एम वैल्यू पॉजिटिव रेज के लिए कम आती है, स्मॉलर आती है। एक बात। दूसरी बात, अनलाइक कैथोड रेज, their E by M value is dependent upon the nature of gas taken in tube. जब हम ट्यूब की बात करते हैं और इस ट्यूब को अलग अलग बार अलग अलग गैसेस से फिल करते हैं, तब E बाई एम की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक हो गई बात? क्यों आती है अलग अलग? ये बात मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा था कि अगर इस ट्यूब में अलग अलग गैसेस लेते हैं तब E बाई एम की वैल्यू अलग अलग आती है। एक बार मैंने हाइड्रोजन लिया, एक बार मैंने हीलियम लिया। मैं पूरी डिटेल से नहीं बना रहा हूं ट्यूब, बस मैं यहां हाइड्रोजन लिख रहा हूं, H हाइड्रोजन। दूसरी बार जब मैंने एनोड रेज प्रोड्यूस की तब गैस जो फिल की वो हीलियम गैस फिल की। हीलियम क्या होता है? एटम देखना पड़ेगा। हीलियम एटम होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। यहां हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन जीरो है। बाहर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो आयोनाइजेशन होकर एक इलेक्ट्रॉन अलग हट जाएगा, एक प्रोटॉन अलग हो जाएगा, एक पॉजिटिव प्रोटॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन अलग हट गया। जब इसका आयोनाइजेशन मैंने किया तो दो प्रोटॉन बन गए, दो इलेक्ट्रॉन बन गए और एक न्यूक्लियस बचा। उस न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया। अब जब मैं इसका E बाई एम कैलकुलेट करूंगा, E बाई एम जब कैलकुलेट किया जाएगा तो चार्ज इस पर कितना चेक किया जाएगा? 2 पॉजिटिव। मास कितना किया जाएगा? दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन के मास के बराबर, दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन के मास के बराबर चार्ज देखा जाएगा। इसमें कितना किया जाएगा E बाई एम? इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो चार्ज कितना हुआ? 1 पॉजिटिव। मास कितना हुआ? 1 प्रोटॉन के बराबर मास। इसका E बाई एम और इसका E बाई एम दोनों का अलग अलग आया डिपेंडिंग ऑन द गैस। हाइड्रोजन में क्योंकि सिर्फ एक प्रोटॉन है तो मास एक प्रोटॉन के बराबर। हीलियम में क्योंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है तो मास ही अलग हो गया। मास अगर अलग हो गया तो इसका E बाई एम अलग हो गया है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। E बाई एम की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहां E बाई एम इलेक्ट्रॉन के E बाई एम की बात नहीं हो रही है, यहां पॉजिटिव पार्टिकल के E बाई एम की बात हो रही है। जबकि हमने कैथोड रेज में जो पार्टिकल थे, भाई E बाई एम किसका करूंगा मैं? जो पार्टिकल है उसी का करूंगा ना। कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल था? कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। एनोड रेज में कौन सा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल का मास। तो ये E बाई एम जब बोल रहा हूं मैं यहां एनोड रेज का, तो एनोड रेज के E बाई एम का मतलब है कि E बाई एम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल
समझ आ गई होगी बात ये सबको। पॉजिटिव पार्टिकल क्योंकि अलग अलग हैं, गैस पे डिपेंड कर रहे हैं। हाइड्रोजन में लेता हूं तो पॉजिटिव पार्टिकल अलग आता है, चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है। हीलियम में लूंगा तो पॉजिटिव पार्टिकल पर चार्ज 2 पॉजिटिव आया, 2 इलेक्ट्रॉन अलग निकल गए। तो E/m यहां पॉजिटिव पार्टिकल का कैलकुलेट किया जाना चाहिए। एक बात ये हो गई। इसके बाद फर्दर अगर हम इसको फर्दर चेक करते हैं, when hydrogen gas is taken in the discharge tube, the E/m value obtained for the positive ray is found to be maximum. हाइड्रोजन गैस जब ली जाएगी तो E/m मैक्सिमम आता है। दुनिया का सबसे लाइट एटम है क्योंकि इसलिए न्यूक्लियस हाइड्रोजन का देखते हैं। जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हम देखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्रोटॉन आएगा बस। हीलियम में क्या आ जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर मैं नियॉन लेता हूं तो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। मास बढ़ता चला जा रहा है, मास बढ़ता चला जा रहा है, तब क्या होगा? m की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। नीचे वाले की वैल्यू अगर E/m में m की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो E/m तो कम होता चला जा रहा है। E/m कम होता चला जा रहा है तो सबसे ज्यादा E/m किसका होगा? सबसे ज्यादा E/m उसका होगा जिसका मास सबसे कम होगा। मास सबसे कम किसका है? मास सबसे कम है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का मास कम है, इसलिए लिखा गया है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब द E/m वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द पॉजिटिव रे इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। बात समझ आ गई है सबको? ये मैंने आपको जो बात बताई है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं जो आपको बता रहा था, एक मेन बात क्या है? E/m इलेक्ट्रॉन्स का, कैथोड रेज का एंड एनोड रेज का डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। अगर हम पॉजिटिव रेज के लिए E/m अलग अलग गैसेस लेकर डिसाइड करते हैं तो पॉजिटिव रेज के लिए E/m की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करने में क्योंकि न्यूक्लियस का मास 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है, सबसे छोटा न्यूक्लियस है, इसलिए सबसे ज्यादा ये आ जाएगा। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? अब ये जो गैस ट्रेवल कर रही, ये जो रेज ट्रेवल कर रही हैं एनोड रेज, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं पार्टिकल के। हाइड्रोजन में छोटा साइज होगा, हीलियम में ये बड़ा साइज हो जाएगा। मिक्सचर नहीं लेंगे कभी भी गैस का, सब गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी मिक्सर नहीं यूज किया जाएगा, यूज करेंगे प्योर हाइड्रोजन या प्योर हीलियम। लो प्रेशर पर, जहां पर इनके एटम्स कम हो, लो प्रेशर पर ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब फर्दर देखो, पॉजिटिव पार्टिकल क्या आ रहा है? 10 पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट among all positive particle obtained from different gases। यही वही तो बात है जो अभी आपको बताई है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है तो सबसे लाइट एलिमेंट है ये। हीलियम में थोड़ा सा हैवी हो गया, नियॉन में और हैवी हो गया, आर्गन में 18 एटॉमिक नंबर होता है और हैवी हो गया है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पार्टिकल को अगर हाइड्रोजन गैस ली गई तो उसका जो रेज बनी पॉजिटिव, उन्हीं को प्रोटॉन बोल दिया उसने। हाइड्रोजन के लिए ही उसने जो रेज बनी, हीलियम के जो पॉजिटिव पार्ट बने उनको नहीं बोला प्रोटॉन, क्योंकि इसमें तो 2 प्रोटॉन थे 2 न्यूट्रॉन थे, 2 पॉजिटिव चार्ज था। दिस इज नॉट प्रोटॉन। लेकिन हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अलग हुआ,
एक न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोटॉन। उसमें कुछ और है ही नहीं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। ये फर्दर आपके काम की बात हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। अब दे आर केपेबल टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। क्या मतलब है इस बात का? जब हम इन एनोड रेज को कहीं पर लेकर के जाते हैं, हमने इस ट्यूब के बाहर निकालकर किसी और ट्यूब में इसको एंटर करा दिया और यहां कोई गैस फिल की हुई है, तो ये गैस से टकराएंगे पार्टिकल। ये पॉजिटिव पार्टिकल मतलब प्रोटॉन क्या करेंगे? गैस, इनमें एनर्जी है और ये गैस के मॉलिक्यूल से टकरा गए, जाके ये ऐसे टकरा गए बहुत तेजी से। जब ये टकराए एनर्जी होने के कारण, तो इसको आयनाइज कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया। तो इनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है? इन पॉजिटिव पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आयोनाइजेशन कर देते हैं गैसेस का। आप ऐसे सोच सकते हो, एक बड़ी फुटबॉल है, उस पर बड़ी छोटी सी बॉल बहुत तेज स्पीड के साथ आप मार दो, तो वो हो सकता है फुटबॉल जो है वो ब्लास्ट कर जाए, फुटबॉल फट जाए। जो बुलेट होती है, जो बंदूक की गोली होती है, वो क्या करती है? वो छोटा सा एक पार्टिकल ही तो है, उसकी स्पीड ही तो तेज होती है जो जाके पार हो जाती है, मोमेंटम ही तो होता है उसमें। तो ये क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी तेज है, एनर्जी बहुत ज्यादा है इसमें, तो ये गैस के एटम इसके कंपैरिजन में बड़े हैं, जाके ये उनसे टकराती है, टकराने के बाद उसे तोड़ देती है। तोड़ने का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन हो गया, उस गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, पॉजिटिव पार्ट उसका अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। दे आर केपेबल टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। ये प्रॉपर्टी में शामिल है इसकी। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज कर सकता है किसी भी, दे कैन प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मॉलिक्यूल। फिजिकल चेंज हो गया यानी उसकी शेप चेंज हो गई। जब गैस के मॉलिक्यूल से टकराया, मान लो O2 फिल कर रखा है कहीं आपने, आप इसको इकट्ठा करके एनोड रेज को किसी दूसरी ट्यूब में ले गए, दूसरी ट्यूब में लेकर के गए, तो वहां O2 गैस फिल हो रखा था। O2 जो फिल हो रखा था, O2 के मॉलिक्यूल से ये टकरा के उसको आयोनाइज इसने कर दिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो फिजिकल चेंज आ गया मॉलिक्यूल में। केमिकल चेंज आने का मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। और ये तो वो हैं जो डिफरेंट हैं। बाकी इसके अलावा की बात अगर मैं करता हूं, तो वो सब प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? जैसे एनोड रेज हैं, मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा हूं रिपीट, लेकिन एक बार शॉर्ट में मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। एनोड रेज हैं, एक कैथोड रेज है, कंपैरिजन भी हो जाएगा। कैथोड रेज एंड एनोड रेज में, कैथोड रेज में हमने क्या किया था? इसके रास्ते में हमने व्हील रख दिया था कैथोड रेज में, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रास्ते में अगर हमने एक घूमने वाला कोई व्हील रख दिया, तो ये घूम जाएगा, ये कैथोड रेज तो इधर से इधर चलेंगी। लेकिन इसी में एनोड रेज का चलने का डायरेक्शन अलग है। इस ट्यूब में, इस ट्यूब में अगर डायरेक्शन चलने का अलग है, तो व्हील जो है वो दूसरी साइड घूम जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पार्टिकल इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, तो यहां से जाकर के अगर मैं इसको रखता हूं इस तरह से, ये नेगेटिव हो गया। यहां होल्स किए, इसमें होल्स करने पर ये पार निकल गई, पार निकली तो ये एनोड रेज हैं,
यहां अगर एक व्हील रख दिया तो ये व्हील रोटेट कर जाएगा। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला कि एनोड रेज में मैकेनिकल एनर्जी होती है। इट कैन शो मैकेनिकल इफेक्ट। दूसरी बात, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रख दी थी आपने, तो जिंक सल्फाइड से कैथोड रेज टकराती थी तो यहां चमक पैदा होती थी। यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखेंगे तो यहां चमक नजर आएगी। एनोड रेज में क्या होता है, चलने का डायरेक्शन इनका अपोजिट है। अगर ये कैथोड रेज इधर चल रही है तो एनोड रेज उसके अपोजिट चलेंगी। जिंक सल्फाइड की प्लेट अगर हम रख देते हैं तो भी ये चमक पैदा करती है। तो अगर हम यहां से देखते हैं इस साइड से तो ये चमक पैदा होती हुई हमें नजर आएगी। तो एनोड रेज की ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एब्सोल्युटली रिजेंबल करती हैं कैथोड रेज के साथ। एक प्रॉपर्टी और क्या थी? एक प्रॉपर्टी थी ये कि अगर बड़ी कोई एक थिन फॉयल लेते हैं हम एल्यूमिनियम की या किसी मेटल की, अगर मेटल फॉयल से इसको पार होने देते हैं, फॉयल ली थी हमने, उसको पार होने दिया कैथोड रेज को, तो ये हीट अप हो जाती है। यही काम ये करती हैं। अगर मैंने कोई फॉयल ली, इस फॉयल से इस एनोड रेज को पार जाने दिया तो ये हीट अप हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टीज बाकी वैसे ही हैं। ये डिफरेंस जो था वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं कैथोड रेज एनोड रेज की। जितनी भी मास एंड चार्ज से रिलेटेड है, ई बाई एम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, वो सब अलग अलग होंगी कैथोड एंड एनोड रेज की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? गैस पर डिपेंड करती है। ई बाई एम एनोड रेज का गैस पर डिपेंड करेगा। कैथोड रेज का ई बाई एम गैस चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। ई बाई एम की वैल्यू कैथोड की मैक्सिमम, कैथोड रेज की मैक्सिमम तब आएगी जब हम हाइड्रोजन फिल करते हैं। हाइड्रोजन फिल करने से न्यूक्लियस का साइज सबसे क्योंकि छोटा होता है हाइड्रोजन गैस में, इसलिए सबसे ज्यादा ई बाई एम की वैल्यू आती है। ये अंतर और ये सिमिलैरिटी ये आपको दोनों के पता होने चाहिए, सोचते हुए पता होने चाहिए, बस रैंडम नहीं। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इशू है तो बताओ, मैं माइक ऑन कर रहा हूं। न्यूट्रॉन्स को इन्वेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था चैडविक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि एक पार्टिकल और अवेलेबल होता है जो न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है, और उसको इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या किया इन्होंने, ये काफी बाद की बात है। देखो वो सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे 1906 में हुआ था लगभग, ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद एनोड रे गोल्डस्टीन ने जो किया था। अब ये काफी टाइम के बाद, लगभग 25 26 27 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उस टाइम तक काफी डेवलपमेंट हो चुके थे। और दूसरे, न्यूट्रॉन को कैसे किया, उसने एक बेरिलियम का शीट ली, बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, थ्रो किया। थ्रो करने का मतलब एक बीम लिया अल्फा पार्टिकल्स का। अभी मैं बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल लिए और बेरिलियम एटम्स लिए, बेरिलियम एटम से जब ये कोलाइड किए अल्फा पार्टिकल तो ये टूट गए, बेरिलियम एटम डिकम्पोज हो गए, मींस इनके न्यूक्लियस ब्रेक कर गए। वही एग्जांपल जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, बहुत तेजी से एक छोटा सा स्टोन लेकर के, जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा असर करेगा।
बड़ी सी एक बॉल पर, मान लो ग्लास की बॉल है, बहुत तेजी से अगर मार दोगे तो ये हो सकता है टूट जाए। इसकी स्पीड पे एंड मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ये पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं और बेरिलियम एटम पर जब ये बम्बार्ड करते हैं, टकराते हैं इससे, तो इनको तोड़ देते हैं ये। और इस प्रोसेस में एक छोटा पार्टिकल न्यूट्रॉन बनता है। तो अगर हम वो वाला लॉ फॉलो करते हैं कि पार्टिकल और मटेरियल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल बना वो न्यूट्रॉन का नाम इसको दिया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अगर हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन हटा देते हो, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, और शेल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो। जब आप इसको बहुत एनर्जी देते हो, एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, निकल जाएंगे, न्यूक्लियस बचेगा, दो प्रोटॉन बच जाएंगे, दो न्यूट्रॉन बच जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, पॉजिटिव क्योंकि दो है, ये किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा, इसको फिल्टर करके अलग कर लिया, इलेक्ट्रॉन तो अलग डायरेक्शन में निकल गए, ये अलग डायरेक्शन में निकल गए। तो ये न्यूक्लियस कहलाया। इस हीलियम का न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। इस दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जिसका साइज हीलियम एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, एक जो हमारे पास एटम होता है, एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली बात आपको ये और भी काम आनी, और भी जगह काम आनी है ये बात कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। अल्फा पार्टिकल आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। और न्यूट्रॉन बनाने के लिए ये जो मैं केमिकल इक्वेशन आपको लिखाऊंगा, ये केमिकल इक्वेशन याद रहनी चाहिए आपको। चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर बेरिलियम पर जब बम्बार्ड किया, He2 4, ये हीलियम एटम नहीं है, अल्फा पार्टिकल है। आप ऐसे ही करके लिख दो, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस ये 2 पॉजिटिव चार्ज है। भाई मास तो इसका 4 ही रहेगा, चार्ज इस पर 2 पॉजिटिव रहेगा, प्रोटॉन है ये, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर थोड़ा ही फर्क पड़ जाएगा, वो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है न्यूट्रल एटम में, किसी नंबर ऑफ प्रोटॉन के सॉरी बराबर होता है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सबमिशन को हम मास बोलते हैं। बेरिलियम ये है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और 4 5 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम इसको बम्बार्ड करते हैं तो कार्बन बन जाता है 12 और साथ में एक पार्टिकल अलग निकल जाता है। तो अब हम अगर इनका सबमिशन करें, ध्यान से देखना इस बात को, ये 4 ये 2 ऐड कर दिया मैंने, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 यहां लिख दिया गया। मास एंड चार्ज ना तो प्रोड्यूस हुए ना गायब हुए। यहां हम अगर टोटल मास की बात करते हैं तो इसका 9 है, इसका 4 है, 9 + 4 = 13। ये 12 मास है कार्बन का, न्यूट्रॉन का मास है 1। ये भी जब मैं करता हूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं, तो ये भी 13 आ जाएगा। 12 + 1 = 13। ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। 6 + 0, 6 + 0 किया, 2 + 4 किया। हुआ क्या, इनफैक्ट
ये नया अरेंजमेंट हुआ, बेरिलियम जब हीलियम से कोलाइड किया तो ये इसमें इसके न्यूक्लियस में हीलियम के पार्टिकल, यहां बेरिलियम में प्रोटॉन कितने थे? 4 थे। न्यूट्रॉन कितने थे? 5 थे। हीलियम पार्टिकल में टोटल प्रोटॉन्स कितने थे? 2 थे। न्यूट्रॉन्स कितने थे? 2 थे। मास कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैं इसका न्यूक्लियस ही लिख देता हूं यहां। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इनफैक्ट कि हुआ क्या यहां। प्रोटॉन्स की संख्या यहां 2, न्यूट्रॉन यहां 2, ये अल्फा पार्टिकल, ये बेरिलियम, जब ये आकर के इससे कोलाइड किया तो ये इसके न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो गया। न्यूक्लियस में जब एब्जॉर्ब हुआ तो ये 4+2 नया एक न्यूक्लियस बना। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स टोटल कितने रहे? 6। 4+2 6। न्यूट्रॉन टोटल कितने हो गए? 5+2 7। लेकिन इस 7 में से एक न्यूट्रॉन अलग निकल गया न्यूक्लियस में से। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो भी कुछ कारण है उस कारण पर मत जाओ। इनमें से 7 में से मैंने 6 लिख दिए यहां और एक न्यूट्रॉन को अलग पार्टिकल की तरह से निकाल दिया। इनको चेक किया गया। जब ये बीम इसका पूरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का बना, ये बीम की फिर प्रॉपर्टी चेक की गई। ये सारे वही काम कर रहे थे जो कैथोड रेज एंड एनोड रेज कर रही थी। व्हील रखा, व्हील को घुमा दिया इन्होंने, एल्यूमिनियम फॉयल के पार क्रॉस किया तो उसे गर्म कर दिया। लेकिन जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच से इसको गुजार दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कोई डेविएशन नहीं हुआ। चाहे जितना ज्यादा पॉजिटिव कर लिया, चाहे जितना ज्यादा नेगेटिव कर लिया, डेविएट ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई चार्ज नहीं मिला इस पर। तो E/m से नहीं कैलकुलेशन हो पाई इसकी। इसकी कैलकुलेशन के तरीके मास की बिल्कुल अलग रहे। चार्ज तो यहां है ही नहीं इस पर तो कोई। तो न्यूट्रॉन के लिए E/m का कंसेप्ट नहीं चलेगा भाई। E/m का कंसेप्ट तो तब चलेगा ना जब यहां इस पर कुछ चार्ज होगा। मास चाहे जितना रख लो, ये तो जीरो है। तो जीरो है तो ये वैल्यू तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि कोई एक हर पार्टिकल के लिए अलग आनी चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर आया, लेकिन चार्ज इस पर जीरो निकला। वो तरीका मैंने बता दिया, उतना करने की जरूरत नहीं है। बस आपके लिए जो काम की बात है, जो आपको याद रखनी है बात, वो ये वाली बात याद रखनी। इक्वेशन ये आपके एग्जाम में पूछी जानी है। हाउ न्यूट्रॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, क्या क्वेश्चन आएगा? न्यूट्रॉन कैसे बने, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन बताओ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तीसरा, आप ये प्रूव करो कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन के बीम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो वो डेविएट नहीं होता है, मींस उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये 2-3 टाइप के बस क्वेश्चन इसमें आने हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक है तो बोलो जल्दी से। ये हमने अभी तक जो जाना कि किसी एटम में पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, बेसिक पार्टिकल्स, उस टाइम पर पुराने टाइम में ये बताए गए लगभग 90 इयर्स बैक। इतना बताया गया कि किसी एटम में 3 पार्टिकल्स तो कम से कम होते ही हैं। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट प्रूव हो गए।
एटॉमिक मॉडल क्या बताएगा? एटॉमिक मॉडल ये बोलता है, ये बताता है कि ये पार्टिकल एटम में अरेंज्ड किस तरह से हैं। एटॉमिक मॉडल मतलब ये तीन पार्टिकल किस तरह से रखे हुए हैं। क्या ये इस तरह से हैं कि हमने एक कोई एटम लिया, पॉजिटिव लिख दिया, प्रोटॉन यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, न्यूट्रॉन यहाँ लिख दिया, यहाँ प्रोटॉन लिख दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में है, या प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, वो बात आज की डेट में आपको पता है, बचपन से आप उसे सीखते आ रहे हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये बात हमें पता कैसे चली? उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो एटॉमिक मॉडल जो है कई सारे हैं। एक पहले, सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, ये बहुत ज्यादा जो है नहीं चल पाया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने, थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बात तो सभी को पता थी, क्योंकि जो एटम होता है वो किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करता, कहीं पर मूव नहीं करता है। तो थॉमसन ने ये बोला था कि पॉजिटिव पार्टिकल एंड बीच बीच में नेगेटिव पार्टिकल एम्बेडेड रहते हैं और यूनिफॉर्मली ये एम्बेडेड रहते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। ये एक मॉडल जो दिया था सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। एक स्फेयर होता है और ये स्फेयर होता है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का, और इसमें एम्बेडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें धसे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप सोच सकते हो जो हमारा पंपकिन होता है या कोई इसी तरीके का कोई फ्रूट होता है, उसमें बीच में सीड्स उसमें एम्बेडेड रहते हैं। उस तरह से उसने बताया था कि एक स्फेयर है, उसमें बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स जैसे सीड्स रहते हैं वाटरमेलन में, उस तरह से, या पंपकिन में, उस तरह से ये एक मॉडल दिया गया था। तो एटॉमिक मॉडल ये जो पहला था, इसमें बहुत सारी कमियां थी, चल नहीं पाया ये, बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। लेकिन जो एक सक्सेसफुल मॉडल दिया गया इसके बाद, वो रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बड़ी एक थिन सी फॉयल ली और इस फॉयल में अल्फा पार्टिकल्स को पार जाने दिया। ऐसे सोचो, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से दिखाता हूं आपको। एक फॉयल ली है, गोल्ड की ली फॉयल उसने। गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड की बहुत थिन फॉयल बन सकती है, बाकी किसी मेटल की इतनी थिन फॉयल नहीं बन पाती जितनी गोल्ड की थिन बन पाती है। दूसरे, गोल्ड का न्यूक्लियस कंसिडरेबली बड़ा होता है क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, बाकी एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है। तो गोल्ड की उसने सबसे पहले फॉयल ली, अल्फा पार्टिकल्स उसने इस पर स्कैटर कर, एक तरीके से जो हम बोल देते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल्स की इस पर बौछार की, मींस उनका बीम जाकर के कोलाइड होने दिया। चारों तरफ इसने इधर स्क्रीन रख दी। अल्फा पार्टिकल जहां भी टकराएंगे वहां चमक पैदा होगी, डिटेक्शन होगा, उससे पहचाने जाएंगे। ये पार्टिकल आए पार निकल गए, आए पार निकल गए। ज्यादातर, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे बिना किसी डेविएशन के कोलाइड कर गए। कुछ थोड़े से पार्टिकल आए और थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट कर गए, स्कैटर कर गए। बहुत ही कम पार्टिकल आए और आकर के इस पैटर्न पर कोलाइड किए।
यानी अपने पाथ पर लगभग वापस यू टर्न ले गए, ऑलमोस्ट यू टर्न ले गए, या वी टर्न बोल दो आप इसको। इसको हम अब इमेजिन करते हैं अगर, तो ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी एक जाली है, एक तरीके से जैसे हम घर में भी फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं कोई जाली, उसका एक पीस लिया मैंने, जैसे हम जिसमें कोई चीज छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें होल्स होते हैं। अब ये होल्स मैंने बड़े बड़े होल्स ले लिए और उसकी एक वॉल बना दी। मान लो 1-1 मीटर के होल्स हैं ये, यहाँ छोटे छोटे ये बिल्कुल, सपोज करते हैं 1 सेंटीमीटर का बस ये एरिया है, ये 1 सेंटीमीटर का है, और ये पूरा इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब मैं बॉल लेता हूँ, एक छोटी वाली बॉल, टेनिस वाली, और टेनिस वाली बॉल यहां मारता हूं, तो पार निकल जाएगी, बिल्कुल पार निकल जाएगी। बहुत कम चांस ऐसे होंगे कि ये टकराए किसी से। बहुत छोटा सा पार्ट बीच में ऐसा है, सपोज करते हैं, बहुत कम चांस ऐसे होंगे कि ये इस पार्ट से टकराए, इस पार्ट से टकराए, और टकराने के बाद स्कैटर कर जाए। तो यहां से रदरफोर्ड ने आइडिया लगाया था, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल गए, सीधे निकल गए। तो यहां से उसने अंदाजा लगा लिया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है। एटम एक ऐसा पार्ट है, पार्टिकल है, जिसका लगभग सभी पार्ट, लगभग 90% से भी ज्यादा पार्ट खाली होता है। यानी अल्फा पार्टिकल अगर आएंगे तो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी डेविएशन के वो सीधे निकल जाएंगे। बहुत थोड़े पार्टिकल एक डेविएशन, एंगल डेविएशन शो कर रहे हैं, आए इस सेंटर में जो पार्ट था उससे टकरा कर इस साइड चले गए, टकरा के इधर चले गए। तो उसने कहा कि ये वाला पार्ट जो होता है वो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पार्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए डेविएट कर गए। तो उसने कहा था एटम में बड़ा थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है, छोटा सा पार्ट, जो कि पॉजिटिव होता है। तीसरी बात, जब उसने कुछ पार्टिकल, गिने चुने पार्टिकल, लगभग 0.001% या उससे भी कम पार्टिकल ऐसे देखे कि अच्छे खासे डेविएशन से वी टर्न लेकर के, यू टर्न लेकर के वापस रिटर्न हो गए, तो उसने बताया कि ये छोटा पार्ट जो होता है, होता तो बहुत छोटा है, लेकिन होता बहुत रिजिड पार्ट है ये बाद में चल करके जिसको नाम न्यूक्लियस दिया गया, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हाईली हाईली रिजिड पार्ट होता है। डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा डेंसिटी होने के कारण ये जो अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे, आने के बाद इससे टकरा गए, टकराने के बाद ये यू टर्न लेकर बिल्कुल सीधे वापस चले। लेकिन ऐसा बहुत कम पार्टिकल के साथ हुआ। तो कुछ उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन किए, उन ऑब्जर्वेशन से फिर कुछ उसने इन्फ्रेंस निकाले। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से सिंपल करके बता दिया, लेकिन जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका स्केच है ये भी स्केच है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल आए, ये इससे भी कम सिल्ट थी, बहुत कम थी, ये छोटी थी बिल्कुल सिल्ट, बहुत एक पिन होल की तरह से, उससे ज्यादा नहीं था ये अल्फा पार्टिकल वाला, ये स्क्रीन यहां तक थी बिल्कुल। अब क्या किया पार्टिकल, ये गोल्ड फॉयल उसने रखी, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ये पार्टिकल मैक्सिमम सीधे चले गए बिना किसी डेविएशन के, ज्यादातर, कुछ थोड़े थोड़े डेविएट कर रहे हैं इधर, बहुत थोड़े ऐसे थे कि बिल्कुल वापस आकर के यहां डिटेक्ट हुई, ये आया यहां से टकरा कर यहां वापस आकर यहां डिटेक्ट हुआ। दूसरी साइड से देखना पड़ेगा, यहां से जब देखोगे तो इस साइड नजर आ जाएगा। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। अब ये तो स्केच बनाया,
इस स्केच को अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो तो इसका एक छोटा सा वेव ले लो, यहां से पूरा एक्सपेरिमेंट ना करके एक इसका छोटा सा पीस लिया जिसमें कुछ एटम्स थे, बस एक दो एटम। वहां पर हमने जूम लगा करके सोचा कि क्या हो रहा होगा इस सब में, इस सब में क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ नजर आया। ये अल्फा पार्टिकल आए क्योंकि ये ज्यादातर एटम का खाली एरिया है, ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, हॉलो है। ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, सीधे निकल गए तो यहां डिटेक्ट हो गए। कुछ थोड़े से डेविएट हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है और जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब ये यहां आकर के ट्रेवल करेगा तो इससे रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करने की वजह से ये घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा, डेविएट हो जाएगा। कुछ जो सीधे सीधे टकराए वो काफी ज्यादा एंगल बनाते हुए, ये वाला एंगल काफी ज्यादा है, आए और आने के बाद सीधे सीधे वापस हो गए। यहां से पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा डेंस एंड रिजिड पार्ट है, ये पॉजिटिव, जिसको बाद में चल करके न्यूक्लियस नाम दिया गया। इस पार्ट को बाद में नाम दे दिया गया कि ये न्यूक्लियस है एटम का। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हॉलो पार्ट, इसको नाम दिया गया कि यहां पर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस वाले एरिया में एंड हॉलो पार्ट वाले एरिया का डिफरेंस हो गया। हॉलो पार्ट वाला एरिया तो खाली एरिया है, सेंट्रल एरिया जो है, सेंट्रल पार्ट जो है वो एटम का बड़ा रिजिड पार्ट है। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या क्या थे, जो उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन किए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि खाली पार्ट था इसलिए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े एंगल से डिटेक्ट करके डिफ्लेक्ट कर गए, थोड़े पार्टिकल थे, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए। बहुत ही कम परसेंटेज, वेरी स्मॉल की जगह वेरी वेरी स्मॉल भी बोल दें अगर हम तो भी कोई बात नहीं, 90 से लेकर 180 डेविएशन, ये इसकी बात हो रही है कि बहुत कम, क्योंकि ये एरिया था, ये आकर सीधे टकराकर यहां जो डेविएशन किए ये बहुत ही कम पार्टिकल्स थे। 90 से लेकर के 180 एंगल पर ये डिफ्लेक्शन शो करने वाले पार्टिकल। ये तीन जो उसने ऑब्जर्वेशन किए थे, इन तीन ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाले इन तीन ऑब्जर्वेशन से। पहले से उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरे से उसने एक कंक्लूजन निकाला कि वेरी स्मॉल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि जो आने वाले अल्फा पार्टिकल थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे, तो ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ये पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करेंगे और कोलाइड करने के बाद बेंट कर जाएंगे। ये कंक्लूजन निकाला है। और तीसरा कंक्लूजन उसने क्या निकाला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाईली हाईली रिजिड है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल कोलाइड करके बिल्कुल वापस हो जाते हैं। और
सारा मास लगभग एटम का इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ये तो ऑब्जर्वेशन रहे 3। और कॉन्क्लूजन जो उसने निकाले, या इन्फ्रेंस बोल सकते हैं हम, या कंक्लूजन बोल सकते हैं हम, जो कंक्लूजन निकाले इस रदरफोर्ड ने, वो क्या कंक्लूजन निकाले? वो ये निकाले कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी। जो थोड़ा सा पार्ट बचता है जिसकी रेडियस 10 टू द रेज -15 मीटर, जो कि बहुत छोटी होती है एटम के कंपैरिजन में, 10 टू द रेज 5 मीटर का अंतर है, जो कि बहुत ज्यादा अंतर है। हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम होता है। जो थर्ड उसने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाल दिया कि जब न्यूक्लियस से आकर के कोलाइड करते हैं तो रिवर्स बैक हो जाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल जो सेंटर में एग्जिस्ट करता है, ये हाईली हाईली रिजिड है, और सारा का सारा मास पूरे एटम का इस छोटे पार्ट में है। सारा का सारा मास, एंटायर मास इस छोटे पार्ट में होने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी हुई तभी तो ये रिजिड हुआ। तो थर्ड पार्ट क्या इंडिकेट करता है? थर्ड पार्ट ये बताता है कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है और रिजिड बहुत है। फिर क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था, सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो एक और उसने कंक्लूजन दिया अपना कि जो बाहर का खाली स्पेस है, खाली एरिया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जो कि भारी होते हैं कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एम्प्टी स्पेस। खाली एरिया में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और ये सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। इसने एक आइडिया दिया कि जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहां जिनको ऑर्बिट बोला गया, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये बिल्कुल हॉलो जगह होती है, खाली जगह रहती है। बिल्कुल जैसे एयर स्पेस होता है ना, ट्रैफिक वहां पे एयर ना के बराबर चांस होते हैं कि दो प्लेन आपस में एक दूसरे से टकराएं। कभी ऑलमोस्ट सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी होते हैं, एयर प्रेजेंट तो होते हैं। ऐसे ये खाली एरिया होता है, इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन नजर आ जाते हैं। तो हम अगर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में सोचें, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ये लगभग खाली एरिया होता है। लेकिन इस पर जो एलिगेशन थे, एलिगेशन मीन्स इस पर जो ऑब्जेक्शंस थे वो बहुत ज्यादा थे। रदरफोर्ड का तो मॉडल ये जितना मैंने बताया इतना है। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट थे, 3 उसने ऑब्जर्वेशन दिए और उन 3 ऑब्जर्वेशन से 4 कंक्लूजन निकाले। ये 4 कंक्लूजन मैंने बता दिए। क्या कंक्लूजन? एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है, एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव होता है, थर्ड एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हाईली हाईली रिजिड है, सारा मास इसी में रहता है, फोर्थ क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ये वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव होता है। ये 4 कंक्लूजन निकाले और इसको बोला जाता है कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। ये काफी हद तक मॉडल चला और इसी का मॉडिफिकेशन आज की डेट में इस्तेमाल भी हो रहा है। रदरफोर्ड का ही एडवांस्ड वर्जन आज की डेट में हम यूज कर रहे होते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पहले बताओ, फिर हम आगे बाद में करें।